डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का बहुत सारा तरीका होता है। उसमें एक आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसी को पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं डीई। वैसे आप शॉर्टकट से बड़ा सावधान रहिएगा, बहुत कोड वर्ड भी आजकल निकल गया शॉर्टकट में, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। एक क्वेश्चन आज देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। एक क्वेश्चन लेते हैं आज एक्सरसाइज 2A का ही, एक्सरसाइज 2A। ये लालजी प्रसाद बुक्स एक्सरसाइज 2A है। 2A का एक क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले लें? 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पिछले बार हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखे थे। अच्छा, 17 से पहले 16 आसान हो जाएगा, 17 ही ले लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है x cos स्क्वायर y, ठीक है, इंटू डी एक्स, एक्स cos स्क्वायर y इंटू डी एक्स माइनस वाई cos स्क्वायर x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इतना है। अब क्या करना है आपको कि आपको यहाँ से डी वाई और डी एक्स को हटाना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, जहाँ से डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को हटा देना है और इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन लगाते हैं, लेकिन उससे पहले वेरिएबल सेपरेबल का काम होगा। वेरिएबल को एक तरफ हम लोग सेपरेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x वाला एक y वाला। यहाँ पे एक y है, यहाँ है, यहाँ है। x वाला एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। एक काम करते हैं, ये जो माइनस में दिख रहा है इस पार्ट को उधर ले जाते हैं पहले हम लोग। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन डी इज, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना। लेकिन उससे पहले मतलब उसको लिखते नहीं है, आप लिख लीजिएगा खुद से। हम सीधा यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। तो x cos स्क्वायर y डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं y cos स्क्वायर x इंटू डी वाई, ठीक है। अब जिस तरफ डी वाई रहता है उस तरफ y वाले को रखते हैं, और जिस तरफ डी एक्स रखता है उस तरफ जिस तरफ डी एक्स रहता है उस तरफ x वाले को रखते हैं। तो इधर जो y वाला है इसको हम लोग उस तरफ भेज देंगे, और इधर जो x वाला है इसको हम लोग इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल का काम हो जाएगा पूरा। चलिए सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को इधर x वाला रखना है, तो x ऑलरेडी है तो ठीक है। x बाई इधर में जो मल्टीप्लाई में है वो आएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा cos स्क्वायर x और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इधर में y पहले से रहेगा, y में इधर आ जाएगा cos स्क्वायर y इंटू डी वाई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ तक सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट किए। अब इंटीग्रेशन का काम करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप मन में सोचिए कि क्या y बाई cos स्क्वायर एक्स या फिर x बाई cos स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा ऐसे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक और काम करिए कि cos नीचे में तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा sec, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। अब आप बहुत ही आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वैसे आसानी से तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बाई पार्ट्स लगने वाला है। दो फंक्शन है, देखिए यहाँ पे x वाला फंक्शन है और ये सेक वाला फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, हम दो वेरिएबल नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल तो एक ही है, x ही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक ही है, y ही है, लेकिन फंक्शन दो है। फंक्शन और वेरिएबल में अंतर होता है। देखिए साइन एक्स एक फंक्शन है और साइन वाई
ये दोनों एक ही फंक्शन है। दोनों किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। ये दोनों एक ही फंक्शन है, लेकिन अगर वेरिएबल देखा जाए तो इसमें एक वेरिएबल x है, इसमें एक वेरिएबल y है, लेकिन फंक्शन एक ही है। अब देखिए ऐसे लिख दे x स्क्वायर बराबर 2, ठीक है, तो ये एक फंक्शन हुआ। उसके बाद अगर आप लिख दें y स्क्वायर बराबर 2, तो ये भी एक अलग फंक्शन है। यहाँ पे x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, तो फंक्शन और वेरिएबल आप समझ के रखिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो दो वेरिएबल एक साथ दिया है तो क्या आप उसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे निकाल सकते हैं? नहीं। दो फंक्शन एक साथ दिया है तो उसका वेरिएबल आप बाई पार्ट्स पे निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, आप समझ जाइएगा इतना, ठीक है। इंटीग्रेटिंग हम लिख दिए, जगह कम है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा। इधर में x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इधर में इंटीग्रेशन हो जाएगा y सेक स्क्वायर y और dy, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे? दोनों तरफ पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ऐसे लिखिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलते हैं। मेरा भी दिमाग ना पता नहीं कहाँ कहाँ रह रहा है। आज ना एक बहुत बड़ा घटना हो गया, इसलिए दिमाग उधर ही जा रहा है बार बार। क्या हुआ है कि कॉलेज गए थे। कॉलेज में मेरा जो है ना, पहले नहीं बाद में बताएंगे। कॉलेज में सर क्या बोले हैं कि जैसे कि कम बच्चा आया था तो सर बोले हैं कि एक लड़की को सर बोले हैं कि अटेंडेंस बना लो, सबका अटेंडेंस लिख लो, सबका रोल नंबर लिख लो अटेंडेंस बनाने के लिए, अभी रजिस्टर पे चढ़ा नहीं है। तो क्या हुआ है कि मेरा जो रोल नंबर है वो इतना है। अब हमको पता नहीं था, अब वो पूछिए रोल नंबर, हम बोल दिए इतना 143। उसके बाद बहुत बड़ा ड्रामा हो गया भाई। वो बोलने लगे अरे क्या समझे हो, कुछ भी बोल रहे हो ये वो। हम बोले अरे रोल नंबर ही तो बोले हैं, क्या है दिक्कत है? तो फिर हमको सब बताया कि अरे इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब क्या क्या, तो उसी पे बार बार दिमाग जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे हम लोग लगाते हैं आपको पता होना चाहिए, अगर आप अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो, ठीक है। चलिए अगर पता नहीं है तो हम बताते हैं, यही इसीलिए कोड वर्ड पे हंसी आ रहा था। इतना ना आजकल सब कोड वर्ड बना दिया है। अब बताइए 143 का मतलब आई लव यू कैसे हो सकता है? आई हेट यू भी तो हो सकता है, आई मिस यू भी हो सकता है, मतलब कुछ भी। 143 किस हिसाब से बना है हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे मतलब ये 1 हो गया, मतलब 1 2 3 4 4 हो गया, ये 3 हो गया, अरे वाह भाई, फिर ये भी हो गया, ये भी तो 143 ही हो रहा है ना, ये भी 143, ये भी 143 हो रहा है। तो फिर हम 143 का मतलब यही क्यों समझें? फिर उसके बाद अगर आप ये लिखते हैं, ये भी तो 143 हो रहा है, मतलब अजीब हाल है यार, समझ में नहीं आता आजकल ज़माना किधर जा रहा है कि कुछ भी मतलब। फिर तो 143 रोल नंबर ही नहीं देना चाहिए था, ऐसा है तो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हम लाइब्रेरी गए। लाइब्रेरी जैसे ही गए तो देखिए 2 मैम बैठी हुई थी। अब 2 मैम बैठी हुई थी, उसके बाद हम बोले कि लाइब्रेरी ज्वाइन करना है। तो
मैम डायरी निकाली, बोल रही है रोल नंबर कितना है। फिर हम सोचे ले भाई, अगर हम बोले 143 तब तो हो गया। फिर आपको यकीन नहीं होगा, हम आपको दिखाते हैं आईडी कार्ड, मेरा इतना ही रोल नंबर है एक्चुअल में। तो अब हम सोच रहे थे क्या बोले, तो उनको बोल रहे हैं 143। तो मैम बोल रही है अरे 143 भी बोल सकते हो। उसके बाद हमको हंसी आ गया कि एक बार बोले तो इतना सीन क्रिएट हो गया, फिर से हम बोलने जाए, मतलब समझ नहीं आता। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक्स, देखिए इसमें फंक्शन चूज करते हैं, आईलेट होता है इसका फार्मूला, ILATE, इसका ट्रिक होता है ILATE। अभी हम आपको बता रहे थे कि फंक्शन बहुत टाइप का होता है। तो देखिए 4 टाइप की फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होता है। I फॉर इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन मतलब साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स वाला आ जाए। उसके बाद L फॉर लॉग वाला फंक्शन, जैसे कि अगर लॉग में आ जाए कुछ तो उसको L मानेंगे। और A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स वाई जेड ये टाइप का कुछ आ जाए। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन आ जाए, यहाँ पे साइन कॉस टेन इन्वर्स में था। E फॉर ई वाला फंक्शन, जैसे कि e⁻x आ जाए, e⁻ कुछ भी आ जाए तो वो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इसका ये ट्रिक कहता है आईलेट कि इस इंटीग्रेशन में जो पहले आएगा, इस आईलेट में जो पहले आएगा आप उसको फर्स्ट फंक्शन मानिएगा, और जो बाद में आएगा उसको सेकेंड फंक्शन मानिएगा, और उसके बाद आप इंटीग्रेशन करिएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन क्यों मानना ज़रूरी है, ये आप इंटीग्रेशन में पढ़े होइएगा कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही इसका इंटीग्रेशन निकलता है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, एक्स है, एक्स मतलब अलजेब्रा ए है, और उसके बाद क्या है सेक है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री टी है। ये 2 फंक्शन है हम लोगों के पास इसमें। तो पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए क्या है, एक्स है, तो एक्स को वाले को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, उसी तरीके से उधर वाई वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। चलिए फर्स्ट फंक्शन बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जब भी हम लोग लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x है, तो x को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और दूसरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो दूसरा बच रहा है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और माइनस, उसके बाद माइनस होता है और इंटीग्रेशन होता है, और इसके अंदर लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन x है तो x का डिफरेंशिएशन, फिर इसके इंटीग्रेशन के अंदर में इंटीग्रेशन लगाते हैं और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन है। यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसे करते हैं। तो ये सेम चीज़ इसके साथ भी होगा। ये तो इसका वैल्यू है ना, अब इज इक्वल टू में इसका वैल्यू लिखेंगे, सेम चीज़ x के जगह पे y लिखेंगे। तो सेम ऐसे ही इधर भी लिख लेंगे, यहाँ से y बाहर निकलेगा और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा इधर, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और उसके बाद क्या होता है माइनस और इंटीग्रेशन सांप की तरह बन रहा है। इंटीग्रेशन वैसे थोड़े होता है, ऐसे होता है। हाँ, तो अब डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, डी वाई बाई डी एक्स। ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ दिख जा रहा होगा, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का मतलब सेकेंड फंक्शन का सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और होल का पूरे का इंटीग्रेशन। इतना ही होगा ना। क्या किए हैं, इसका इस पे हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाए हैं। इसको क्या करते हैं, बाई पार्ट्स का रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं और माइनस, फिर पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं
और जितना आता है उस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। सेम चीज़ इधर भी किए हैं। तो अब इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। नीचे वाले को मिटाते हैं। तो यहाँ से x है, सिंगल है, आ जाएगा। उसके बाद सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, याद करिए। tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, tan x का डिफ्रेंशिएशन वो सेक स्क्वायर x होता है। तो उसी तरीके से सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan x और माइनस इंटीग्रेशन के अंदर में देखिए dx बाई dx 1 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं x का डिफ्रेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेक स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन tan x, तो tan x हो गया इस पूरे की जगह पे, और ये dx। इधर भी सेम चीज होगा, बस x की जगह पे y होगा। तो y tan x tan y माइनस इंटीग्रेशन tan y इंटू dy, इतना ही होगा। आगे चलिए, इधर में x tan x इतना ही रह जाएगा और माइनस। अब देखिए tan x का इंटीग्रेशन बताइए। tan x का इंटीग्रेशन याद है, देखिए साइन बाई कॉस होता है ना, tan ट्रिक बताते हैं, साइन x बाई कॉस x होता है ना। तो नीचे में जो रहता है ना उसको लॉग में लिख देते हैं, log x, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन तो log cos x हो जाएगा, लेकिन जहाँ भी ये c वाला मामला आता है वहाँ ये माइनस के साथ आता है, तो ये माइनस के साथ होता है। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस log cos x होता है। अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं, log cos को बदल लेते हैं सेक में, तो log sec x। ये दो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी दोनों में से एक फार्मूला रख सकते हैं। अगर आप माइनस में लिखना चाहते हैं तो cos वाला लिख दीजिए, प्लस में लिखना चाहते हैं तो सेक वाला लिख दीजिए। तो हम माइनस वाला cos वाला ही लिखते हैं, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और ये हो जाएगा log cos x, ठीक है। और इधर में क्या हो जाएगा, y tan x, बार बार x लिख दे रहे हैं, tan y होगा, और माइनस फिर इस tan का इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log cos y, और प्लस c लगा देंगे। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। अगर इसको एक दो स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए हम थोड़ा सा आपको बढ़ा करके बता देते हैं। अगर आप इसको थोड़ा और आगे इसको सोल्व करना चाहते हैं तो x tan x, और इधर से लाइएगा तो y tan y हो जाएगा, ठीक है। इधर आइए, log cos y और माइनस लिख लीजिए log cos x और प्लस c लिख लीजिए। अब इस दोनों को cos x बाई cos y लिख सकते हैं आप log के अंदर, तो हो जाएगा x tan x माइनस y tan y इज इक्वल टू log के अंदर में cos y बाई cos x और प्लस c, इतना आंसर दे सकते हैं। अब ऊपर भी यहाँ भी आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मन वहाँ आंसर दे दीजिए, जितना जहाँ मन वहाँ नहीं, मतलब जहाँ से इंटीग्रेशन हट जाए, इंटीग्रेशन के हटने के बाद जहाँ भी आप चाहें वहाँ आंसर दे सकते हैं। जितना स्टैंडर्ड आप वैल्यू लाइएगा उतना अच्छा दिखता है, उतना अच्छा रहेगा। आपको पता होगा कि जो अच्छा दिखता है वो दिखता है। अब कहने के लिए लोग कहता है कि कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आदमी का कलर कुछ भी हो, लेकिन इसका फ़र्क पड़ता है। स्मार्ट होने से उसका फ़ायदा मिलता है, आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, हम जानते हैं। कहने के लिए सब बातें होती हैं कि हाँ सब इक्वल है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है बस। तो वही बात है कि आप जहाँ स्टैंडर्ड आंसर दीजिएगा उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में बनाते हैं क्वेश्चन और एक स्टैंडर्ड जगह पे आंसर ले जाकर छोड़ते हैं और सीधा कहीं भी छोड़ देते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। थोड़ा बहुत आपका नंबर कट भी सकता है अगर आप
अच्छा स्टैंडर्ड आंसर नहीं देते हैं तो, ठीक है। तो ये सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है लालजी प्रसाद बुक के। कह रहा है कि सोल्व, मतलब सोल्व करिए। यहाँ पे 2 बिंदु भी दिया है, बुंदा बिंदु आप समझ लीजिए। tan x dy by dx इज इक्वल टू 1 + y² when x इज इक्वल टू π/2 और y इज इक्वल टू 1। मतलब सोल्व करिए इतना को जब x बराबर इतना और y बराबर इतना हो। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, इस टाइप की क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन में पढ़े होइएगा, लिमिट वाला इंटीग्रेशन कुछ वैसा ही है। यहाँ पे क्या करना है, वैसा तो नहीं है कह सकते हैं, ऐसा करना है कि इसको सोल्व करना है। पहले इस इक्वेशन को आप सोल्व कर दीजिए और सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जो सिंपल इक्वेशन आएगा, उसमें x का वैल्यू π/2 और y का वैल्यू 1 को पुट कर दीजिएगा। वहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और कुछ कांस्टेंट के, अब इसको सॉल्व करिएगा तो कांस्टेंट आएगा ना c, तो इसके मदद से c का वैल्यू निकलेगा और c का वैल्यू वहाँ पुट करिएगा तो जाके आंसर आएगा। इसका यही छोटा सा कंसेप्ट होता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन जो चीज़ दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, वही कोड भाषा DE आई लव यू को शॉर्टकट में 143, मतलब हद है। मतलब जब जब हमको याद आ रहा है ना तब तक मतलब अजीब लग रहा है कि ऐसा कैसे कोड बन सकता है भाई, ये कौन सी कोड हुई, ये रीजनिंग थोड़ी है यार। रीजनिंग में भी ऐसा नहीं होता, उसमें ABCD को कोड किया जाता है, एक चीज का मतलब ज्यादा मीनिंग नहीं निकल सकता। यहाँ पे तो मतलब हद है। गिवन इज डिफरेंशियल इक्वेशन इज tan x dy by dx इज इक्वल टू 1 + y², ठीक है। इतना इक्वेशन दिया है। आप क्या करिए, यहाँ से इसको वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए। यहाँ से dy by dx इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, ऐसा करिए ना कि dy ऊपर में इधर, तो y वाले को इस तरफ लाइए तो हो जाएगा 1 + y² इंटू dy इज इक्वल टू x वाले को इधर लाइए तो हो जाएगा 1/tan x इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं यहीं पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 + y² और dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/tan x dx, ठीक है। चलिए अब बताइए 1/1 + y² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y होगा इज इक्वल टू, अब देखिए 1/tan है तो 1/tan क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर आप लिख सकते हैं cot x dx, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cot x को क्या लिखेंगे, cos बाई साइन लिखेंगे। नीचे में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो log के अंदर साइन लिख देंगे। अब ये c वाला तो है नहीं कि यहाँ पे माइनस का झमेल है, अगर c वाला रहता तो माइनस का झमेल रहता, cos रहता तो माइनस लग जाता, cosस रहता तो माइनस लग जाता log के अंदर में। तो यहाँ पे तो साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में c लगाना जरूरी है। तो अब इतना ही पे हम लोग आंसर दे देते अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है
तो हम लोग इतना पे आंसर नहीं दे सकते, यहाँ पे हम लोगों को सी का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आंसर मैच करना जरूरी है, यहाँ पे आपका आंसर मैच करेगा ही करेगा, और नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि गलत है। चलिए, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, x बराबर π/2 एंड y बराबर 1, इसीलिए x के जगह पे π/2, y की जगह पे 1 रख दीजिए। तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू log sin π/2 और प्लस c। चलिए, log tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। 1 की जगह पे आप tan π/4 लिखेगा, tan से tan इनवर्स खत्म। π/4 बराबर, देखिए sin π/2 कितना होता है, sin π/2 1 होता है, sin 90 डिग्री 1 होता है, और log 1 कितना होता है, log 1 0 होता है, तो बराबर c हो जाएगा। क्योंकि 0 में c को जोड़ेगा तो c, यानी c का वैल्यू कितना आ गया, π/4 आ गया। तो हेंस ऊपर लिख देते हैं, हेंस सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन आई है इसमें क्या करना है, सी का वैल्यू रख देंगे, वहीं इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हेंस tan इनवर्स y इज इक्वल टू log sin x और प्लस c, तो c के जगह पे π/4, यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मैच करना जरूरी है, तो हम एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं। एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन था, हाँ इतना ही आंसर दिया हुआ है, तो सही है। फिर इतना ही ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही करके वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बनाना है। देखिए, वेरिएबल सेपरेबल में एक और टाइप है, जैसे कि एक्सरसाइज 2A में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2B में एक अलग टाइप दिया हुआ है, इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि रिड्यूस करना होता है वेरिएबल सेपरेबल, क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।